नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। 4 राज्यों के चुनावी नतीजों ने तस्वीर साफ कर दी है। कोई इसे सत्ता का सेमीफाइनल कह रहा है तो कोई इसे बड़े मुद्दों के टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर भी देख रहा है। हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर मौजूद हैं और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनका तारुफ भी करा दें। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमनीश वत्स जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और खेमचंद शर्मा जी, बीजेपी के नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल चंद्रमोहन शर्मा जी आपसे ही, आखिर 4 राज्यों में एक राज्य में आपकी सत्ता वापस आई एक तरह से कहा जाए, या तेलंगाना में पहली बार आपको जीत मिली इसे कहा जाए, लेकिन 3 राज्य जहां 2018 में आपने चुनावी जीत दर्ज की थी वहां सत्ता आपके हाथ से गई है। देखिए, सत्ता का जाना और सत्ता का आना राजनीति के अंदर लगातार होता रहता है। हाँ, ये ठीक है कि हमारी 2 सरकारें हमारे हाथ से जाने का हमें दुख है, और ये दुख इस तरह से भी है कि एक चौंकाने वाला अप्रत्याशित परिणाम सामने आए, वो हमारी उम्मीद से भी परे है। और उसकी संज्ञान के लिए अभी हमारे हाईकमान जो भी जिनकी जिम्मेवारी थी वो अब जब आ जाएंगे वहाँ पर, उसके बाद उसके ऊपर हम नॉकआउट भी करेंगे। और नई सरकार को मेरी तरफ से जो भी कहाँ चूके की चौंकना पड़ा आज? चूक कहाँ हुई, चौंक रहे हैं इसलिए? देखिए, चूक तो देश की जनता, सूबे की जनता कौन सी बात किसकी पसंद आ जाए और वो कौन सी बात को अपने घर कर ले, तो ये तो जनता बखूबी जानती है। नेता और जनसेवक का काम होता है अपनी बात को रखना। कांग्रेस ने उन सब मुद्दों को उठाया, उन सब मुद्दों को अपने स्टेट में रखा बड़ा करके जो वहाँ की जरूरत थी। अब कौन सा मुद्दा लोगों के दिमाग में बैठ गया, क्लिक कर गया, इसी पे मंथन करना जरूरी है। यही देखना जरूरी है कि जहाँ हमारी पोजीशन बहुत अच्छी थी तो वहाँ हम नीचे आए क्यों, ये मंथन की जरूरत है। इसमें हम विचार करेंगे। चंद्रमोहन जी, आप एक बात बताएं, आपकी पार्टी ने हिमाचल में चुनाव जीता तो कहा कि अशोक गहलोत की ओपीएस स्कीम पे जीत लिया, यानी सरकारी कर्मचारी की वजह से। आपने कर्नाटक में चुनाव जीता तो कहा कि अशोक गहलोत की स्कीम्स पे जीत लिया, लेकिन वही अशोक गहलोत अपने ही राज्य में चुनाव हार जाते हैं, पूरी पार्टी चुनाव हार जाती है, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ठीक इसका जवाब तो पॉलिटिकल ये कहता है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा का हिमाचल का हो और 3 से 4 मंत्री हो वहाँ के, उसके बाद हिमाचल हार जाए, तो ये विषय नहीं है कि कौन से स्टेट में कौन क्या है। मैंने जो अपने वक्तव्य में जवाब देती हूँ, यानी आपको फिर मैं अब आप क्योंकि इस तरह से आ रहे हैं, आज का दिन तो शायद भारतीय जनता पार्टी के नाम होगा, क्योंकि 3 राज्य जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा 2024 में, उसमें आपकी हार हुई है। तब हुई है जब छत्तीसगढ़ के महाधिवेशन में आपने सिर्फ अशोक गहलोत की योजनाओं का जिक्र किया। तो आपसे सवाल सीधा, 2014 का आपने मंथन की बात की कि अब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आएंगे, मंथन करेंगे। क्या 2014 में किस वजह से हार हुई, मंथन हुआ? 2019 में किस वजह से हार हुई, मंथन हुआ? और उसके बाद बाकी जितने राज्य आप हारे, मंथन हुआ? क्या अब मंथन होगा? क्या 2024 से पहले मंथन होगा? देखिए अदिति जी, ये वही कांग्रेस है जिसको 2014 में कुछ पत्रकार और कुछ भाजपा के नेता कांग्रेस मुक्त भारत कहते थे। आज वही कांग्रेस, और उसी कांग्रेस ने जिस तरह की लड़ाई लड़ी स्टेट के अंदर, उसके अंदर इस बात को भी आपको लेना पड़ेगा कि भाजपा को अपने मंत्री, अपने सांसद, विधायकों को हटाकर या अपने लोकल नेता को हटाकर लड़वाने पड़े। उसका कारण क्या था कि इतनी आसान जीत भाजपा को मिल जाए, वो भी समझते नहीं थे। देखिए, चुनाव एक रण है, कैसे चुनाव भी रण है, जीतना बिल्कुल मैं कह रहा हूँ चुनाव रण है। आप उतारते अपने, आपके पास सांसद ही नहीं है, नहीं, आप उतार देते। आप मेरी अपने बात को राज्यसभा दूसरी तरफ भेज लेके देते। जा रहे हैं। बात लड़ाने या उतारने की नहीं है, बात इस विषय की है 2014 से 19 और 24 के मायने में आते हुए पॉलिटिक्स में नैरेटिव चेंज क्या हुआ। बहरहाल आपके सवाल का जवाब मैं खेमचंद शर्मा जी से लूंगी, क्योंकि बात उस चीज की है कि जनता ने आपकी गारंटी को स्वीकार नहीं किया। लेकिन खेमचंद जी, क्या जनता ने मोदी की गारंटी को तेलंगाना में स्वीकार नहीं किया? किया है। तेलंगाना में हम 1 सीट पे थे, आज हम 10 सीट के आसपास वहाँ पे ला रहे हैं। हमारी वोट परसेंटेज बढ़ी है। जब एक एमएलए के साथ हम 4 लोकसभा जीत सकते हैं तो मैं ऐसा दावा किया समझता था कि हूँ। आप चुनाव जीत रहे हैं। नहीं, ये जीतना ही, कभी नहीं कहा कि हम वहाँ पे स्पष्ट गवर्नमेंट बना रहे हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन अभी वहाँ पे प्रोग्रेसिव इंक्रीमेंटेड आगे बढ़ रहा है, गांव-गांव में जा रहा है। अभी हमें और काम करने की ज़रूरत है। हमने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है। जब एक विधायक से 4 एमपी ला सकते हैं तो 10 विधायक से तो मेरे को लगता है कि हम सारे के सारे एमपी जीतेंगे। और ये मैं बड़ी पॉजिटिवली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस तरीके से हमें लोगों का प्यार मिला है, समर्थन मिला है, रैली में लोगों की भीड़ आई है। खेमचंद जी, कामारेड्डी एक सीट है, वहां पर
दो बड़े खाटी नेता लड़ रहे थे। एक तरफ रेवंत रेड्डी थे कांग्रेस की तरफ से, वो भी आ रहे, और केसीआर भी उसी सीट से थे, वो भी हार गए, आपके प्रत्याशी वहां से जीते। एक बहुत बड़ा उलटफेर वहां देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो चुनाव है पूरा इसे फ्रीबीज का चुनाव भी देखा जा रहा था कि आखिर किसकी गारंटी पर, या उसे अपने शब्दों के हिसाब से फ्रीबीज भी आप कह सकते हैं, किसके फ्रीबीज पर जनता समर्थन देती है। अब एक ऐसा ट्रेंड पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं कि इस मुद्दे को लेकर 24 में भी अब आगे बढ़ा जाएगा। तो जिसे आप फ्रीबीज कहा करते थे या रेवड़ी कहा करते थे, उस कल्चर को क्या हम 24 में भी आगे बढ़ते हुए देखेंगे, जब 3 राज्यों में उसी मुद्दे को लेकर आपको समर्थन मिला, पैरेलल कांग्रेस को नहीं मिला? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। हमें समझने की जरूरत है व्हाट इज द फ्रीबी और जन कल्याणकारी योजना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेलफेयर स्कीम्स। तो जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चला रहे हैं वो वेलफेयर स्कीम है, क्योंकि वो बजटेड हैं, वो कंटिन्यूसली चल रही हैं, सतत चल रही हैं। वो ऐसा नहीं प्रॉमिस की और उनको रोक दिया गया। आप देखिए 2.5 साल से ज़्यादा हो गया फ्री राशन को, और 5 साल और बढ़ा दिया। इसका मतलब बजटेड है, सतत चलाने के लिए हमारे पास नियत भी है, नीति भी है, रोड मैप भी है। खेमचंद जी, सवाल यहाँ पर ये उठा, हालांकि देखिए जीत है, एक बड़ी जीत है, और बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से सबको चौंकाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब उसी राशन के मुद्दे को लेकर आप एक्सटेंड करते हैं अगले 5 साल के लिए, तो ये सवाल उठता है क्या कि इसको रोकने की क्षमता भी है किसी में? जो भी फ्रीबीज या अपनी सहूलियत के हिसाब से हम कह रहे हैं, क्या कोई ये कह सकता है कि ये चीज हमने शुरू की है और इतने साल के बाद हम नहीं देंगे? मैं आपसे अनुरोध करूं 1 मिनट का समय दें। श्योर। देखिए, फ्री बीच वर्सेस जन चलिए खेमचंद जी, माफी एक रोक रहे हैं आपको। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन के लिए रवाना होंगे, और जाहिर तौर पर अब कुछ ही वक्त में अशोक गहलोत इस्तीफा सौंप सकते हैं। राजभवन राज्यपाल को पहुंचकर इस्तीफा सौंपेंगे अशोक गहलोत। ये बड़ी और अहम खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन के लिए रवाना हो गए हैं, और हो सकता था कि आंकड़े कुछ और होते या रहती तो भी राजभवन पहुंचना ही पड़ता, लेकिन आज इस वक्त राजभवन पहुंचने के कारण अशोक गहलोत के अलग हैं, इस्तीफा सौंपने के लिए जा रहे हैं। 5 साल पहले एक बड़े मार्जिन के साथ लगातार सत्ता में रहे, अब उलटफेर बीजेपी सत्ता की तरफ, और अशोक गहलोत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले भारत 24 पर ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन पहुंच रहे हैं, और ये सबसे पहले तस्वीरें अशोक गहलोत, हालांकि चुनाव वो अपना जरूर जीते, लेकिन अपने प्रत्याशियों को, अपने विधायकों को, अपने मंत्रियों को ज्यादातर सीटों पर वो जीत नहीं दिला पाए, और उसका उलटफेर, उसका नुकसान ये हुआ कि अब कांग्रेस वहां 70 सीटों पर राजस्थान में आयुष, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, तो पड़ोसी हैं उनके राजभवन बिल्कुल पड़ोस में है, और वो अक्सर मिलने जाया करते थे। लेकिन आप यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, मैं इतना जानती हूँ, मैं लंबे समय से राजस्थान को कवर कर रही हूँ, और अशोक गहलोत ने इस बार के चुनाव में अपने 50 साल का एक्सपीरियंस इन्वेस्ट किया था, चाहे वो योजनाओं में, काम में, तरीकों में। और ये जो आप राजभवन जाने की बात कर रहे हैं ना, कल शाम को ये तय हुआ था कि 2 बजते बजते अगर हमारे आंकड़े स्थिति में हुए, क्योंकि उन्होंने, अशोक गहलोत मास्टर हैं स्ट्रैटेजी के, उन्होंने सारी तैयारी कर ली थी, सीपीएम से बात, निर्दलियों से बात, तो प्रत्याशियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी किया, बिल्कुल क्या फीडबैक था कांग्रेस का? कि पोस्टल बैलेट रिजेक्ट ना हो, तमाम चीजें, और यहाँ तक कि 2 बजे हम जाकर अपना दावा ठोक देंगे, लेकिन स्थिति उलटफेर हुई। ये बात कहना गलत नहीं होगा कि अशोक गहलोत ने अभी तक जितने चुनाव लड़े उसमें सबसे ज्यादा ताकत, स्ट्रैटेजी और चुनाव प्रचार, जो वो कभी नहीं करते थे, प्रचार प्रसार, वो इस चुनाव में झोंका है। और इस 5 साल में सरकार चलाने के लिए भी बहुत ताकत लगानी पड़ी उनको शायद। बिल्कुल, रोज सरकार को बचाना था, रोज सरकार को कभी अपनों से और कभी परायों से बचाना था। तो ये बात कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत की, पर भारतीय जनता पार्टी के पास टीम है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो कारपेट बॉम्बिंग कर देते हैं, चुनाव प्रचार में सब कुछ बदल देते हैं, लेकिन यहाँ पे शायद वो लगभग अकेले की तरह ही खड़े थे। ठीक है खेमचंद जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप कह रहे थे फ्रीबीज वाला आखिर सिलसिला कहाँ रुकेगा? नहीं, मेरा कहने का मतलब, जब यूपीए की सरकार थी, लगभग 70,000 करोड़ का अन्न खराब हो जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि आप इसको बांट क्यों नहीं देते, हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो हमारी नियत और नीति ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट के बोलने में और आपके बांटने में बहुत फर्क है, फासला है वक्त का, वो आप समझते हैं। वो कोविड की मजबूरी थी बांटने की शुरुआत जब हुई। नहीं, मैं अपने समय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूपीए के समय की बात कर रहा हूँ। मैंने वही कहा कि आप सत्ता में के बाद आए और 2014 से 2020 में योजना शुरू हुई, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब जरूरत थी, जब जरूरत, एग्जैक्टली मैं सतत चलाया।
उस समय खराब हो जाता था, हमने यूटिलाइजेशन किया। हम पाई का उपयोग लोगों की भलाई के लिए करना चाहते हैं। तो जो बजटेड हो सकती है, जो सतत चल सकती है, जिसको मेंटेन कर सकते हो, जिसके लिए आपको हाथ नहीं जोड़ने, जिसके लिए आपको कर्ज नहीं लेना, उसको आप जन कल्याणकारी योजना में डाल सकते हैं। कांग्रेस ने जो प्रॉमिस की उसके लिए उनको हाथ फैलाने पड़े। हिमाचल में आज तक वो अपनी प्रॉमिस पूरी नहीं कर पाए। सैलरी तक के लिए उनको केंद्र से बात करनी पड़ी कि हमें पैसे दे दो, या उनको कर्ज लेना पड़ रहा है। कर्नाटक में क्या हुआ, फ्री भी वो होती हैं जिससे आप सिस्टम को चरमरा देते हो, खराब कर देते हो। जैसे दिल्ली में इन्होंने फ्री में बस की टिकट दी हुई है, 30 सेकंड मोर, लेकिन वहां पे 6,500 से बस उन्होंने 3,000 कर दी। हर दिन बस खराब पड़ी रहती है, तो इसको फ्री भी कहते हैं। तो हमने जो किया वो जन कल्याणकारी योजना है। जो कांग्रेस जो झूठे प्रॉमिस कर रही थी वो फ्री भी अपने शब्दों की सहूलियत है। लेकिन भुवन भास्कर जी, कांग्रेस दुखी जरूर होगी नतीजों से तेलंगाना के अलावा, लेकिन बीजेपी के अलावा कहा जा रहा है कि कोई और दल है जो खुश है। कहीं आप तो खुश नहीं है कि कांग्रेस की सीटें कम आई, अब जो मोल तोल का भाव होगा 24 के लिए, जो उसमें कांग्रेस का वजन कम हो जाएगा। दूसरी तरफ कमलनाथ का वो बयान अखिलेश कहना, उसके बाद ये नतीजे कितने सुखद कितने दुखद आपके लिए? देखिए, समाजवादी पार्टी खुश और दुखी की राजनीति नहीं करती है। हमारी जो राजनीति का उद्देश्य है वो है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो आंदोलन शुरू किया जाति जनगणना की मांग को लेकर और पीडीओ को लेकर, आज ये आंदोलन उत्तर प्रदेश का आंदोलन नहीं, पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। इस चुनाव ने नकार दिया, जातिवाद को नकार दिया है। सर, इस तरह की बहस मैं नहीं करूंगा, मैं छोड़ दूंगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी विपक्ष को बोलने देंगे, मैं बहस छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा। ठीक है, बोलिए। ये ठीक है, प्लीज सर, प्लीज चंद्रमोहन, नहीं ठीक है, जोशी जी आप बोलिए, बात पूरी कीजिए जोशी जी। हाँ, नहीं अब नहीं करेंगे। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस वहाँ पर मध्य प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में थी, तो उनका कर्तव्य बनता था। हम वहाँ छोटे भाई की भूमिका में थी, छोटे भाई की चिंता करना उनका कर्तव्य बनना था, लेकिन वो कर्तव्य निभाने में कामयाब नहीं हो पाए। हम लोगों ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोग 68 सीटों पर वहाँ चुनाव लड़े, और हमारी जो लड़ाई थी वो सामाजिक न्याय की थी, जाति जनगणना की मांग को लेकर थी, पीडीओ को लेकर थे। हम लोग इसको लेकर, भुवन जी, अगर बड़े भाई ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो छोटा भाई त्याग कर देता, आप लोग नहीं लड़ते क्या? मतलब क्या कर लिया? रिजल्ट में हम कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं देख पा रहे हैं। बसपा 1-2 जगह आगे है, 1-2 जगह दिमनी में सेकंड नंबर पर है। समाजवादी पार्टी ने तो बसपा से भी खराब प्रदर्शन किया। सूर्यवंशी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसी विषय पर आना चाहता हूँ। 2018 की परफॉर्मेंस को भी याद करना पड़ेगा, जहाँ पर हम 1 विधायक जीता हमारा, 4 पर हम सेकंड नंबर पे थे। यानी कि हमारी 5 सीटों पर लड़ाई सीधा 2018 के चुनाव में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई थी। इन 5 सीटों में कांग्रेस कहीं भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने आज का जब हम परिणाम देख पा रहे हैं, कांग्रेस तो हारी है लेकिन एक जीत भी हुई है, और जीत हुई है माननीय कमलनाथ जी के अहंकार की। आज जीत हुई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी को इस जीत की बधाई देता हूं कि उनका अहंकार, उसमें वो कामयाब हो पाए। तो ये फूट शुरू हो गई है। चंद्रमोहन जी, एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं रमनीश जी के पास जाऊंगा। बहुत छोटा, अहंकार आपका हार गया। देखिए, कोई भी वक्तव्य किसी का है वो अपनी जगह लेवल आता है, अहंकार नहीं। कई बार मैदान में जब 2 खिलाड़ी खेलते हैं तो वो उसमें एक जीतता है, एक हारता है। कमलनाथ कोई भी नहीं है, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे शायद। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि चैंपियंस हारते नहीं हैं। चैंपियंस कई बार सेमीफाइनल तक अच्छा खेलते हैं, फाइनल में हार जाते हैं। तो ये जीत का ज्यादा प्रचंड भाजपा भी ना ले, और लेकिन ये तो ऐसा लगा कि क्वार्टर फाइनल से कांग्रेस बाहर हो गई। एमपी में 160 चैंपियन बन गया, या वो चैंपियन बन के सेमीफाइनल जीत गया, फाइनल भी जीत जाएगा। लड़ाई भी बहुत है। और जब राजनीति की आप जाते हो और जब इलेक्शन लड़ते हो तो जनता के जनमानस का मूड, मैंने जो बोला है, वो कहाँ क्लिक कर जाए, ये बड़े भाई वाली बात पे जो छोटा सा हुआ करती थी, बड़े भाई वाली बात पे, बड़े भाई की भूमिका हम बखूबी निभा रहे हैं। और अभी आयन इंडिया गठबंधन में इस विषय के ऊपर चर्चा भी करेंगे, जो विषय सपा रखेगी उस पर बात भी करेंगे, और उस दायित्व को बताएंगे भी हमने कहाँ निभाया है वो। ठीक है, रमनीश जी, कैसे देख रहे हैं 4 राज्यों के नतीजों को, और खास करके जो छत्तीसगढ़ में एक अप्रत्याशित जीत का आंकड़ा हम देख रहे हैं, जो एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, और मध्य प्रदेश में 2/3 का जो हमने एक्सपेक्ट कम किया था शायद। सबसे पहली बात है आयुष, देखिए कि चुनाव से पहले इस तरह का स्वांग रचने का प्रयास किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी सीएम को प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, सीएम का चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि बीजेपी बैकफुट पे चुनाव लड़ रही है। आप देखें, बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा कोई चेहरा तो है नहीं। अब इतना बड़ा चेहरा जब जीत की गारंटी देता हो, जो जीत को सुनिश्चित कराता हो,
तो मुझे लगता है कि किसी और चेहरे की तो जरूरत ही नहीं है। फिर बात करते हैं कि रणनीति एक बहुत बड़ी चीज होती है, नीति, नियत और नैतिकता, ये तीनों के बलबूते देखिए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। मैं कह रहा था आयोजित संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी ताकत है। संगठन ही जीत सुनिश्चित कराने का एक कारण बनता है। लेकिन संगठनात्मक तौर पे देखें, कांग्रेस जो है ढुलमिल तरीका जो है, आप पिछले जब से राहुल गांधी सक्रिय हुए हैं तब रमनीश से जी, हम मुझे देखने पहले को मिल आपने रहा संगठन है। का जिक्र किया, मैं एक बार आपसे पूछना चाहती हूँ। जी जी। दरअसल होता क्या है कि जब चुनाव जीत जाते हैं तब हमें वही कमियां ना। उनकी ताकत लगती है। मैं इसलिए कह रही हूँ आप एक बात बताइए, आप लंबे समय से अपने इलाके में तैयारी करें और जब चुनाव का मौका आए तो आपकी जगह दिल्ली से किसी को भेज दिया जाए, कैसा महसूस होगा आपको? राजस्थान में जब ऊपर से दिग्गजों को उतारा गया, एमपीज को, मंत्रियों को, वैसे ही छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, तो कार्यकर्ता डिमोटिवेट हुआ, वहां पर संगठन कमजोर होता। अब आप भले ही मैं जीत इसका गए, जवाब दूं देखिए बीजेपी की तरफ देखिए से? बात है, मैं संगठनात्मक तौर पे इसलिए कह रहा था कि आप छोटे छोटे कार्यकर्ता जो हैं वो बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व जो है, शीर्ष नेतृत्व अपने बूथ का, देखिए भारतीय जनता पार्टी में उलट आप देखेंगे, बूथ लेवल से कार्यकर्ता से लेकर के शीर्ष नेतृत्व तक सबको वो पुरस्कार मिलता है और मिलता रहा है। लेकिन रमनीश जी, मैं यहाँ आपकी पे बात पूरी यहाँ करूंगी। पे खास करके जो कांग्रेस पार्टी में हम देखें तो राहुल गांधी के अलावा कोई और चेहरा ही नहीं है।